जनवरी के अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में ग्राम सभा अलीपुरा के प्रधान श्री आदिल के साथी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री परमेश जी, उपप्रबंधक पवन सैनी जी और सदस्य के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित प्रियंक शर्मा जी एवं अन्य उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, कॉलेज के प्रधानाचार्य उदेंद्र पाल जी, वरिष्ठ सभी अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? कोई और 27 तारीख या 26 तारीख क्यों नहीं? आज ही के दिन क्यों लागू किया गया? मैं इसका थोड़ा सा आपको संदर्भ देना चाहता हूं। 1928 में जब हम लोगों के लिए एक साइमन कमीशन आया था, उसका विरोध किया गया था कि जिसमें जो भारतीय थे उनको कोई अधिकार की मांग करनी थी। हमारे जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे अंग्रेजों, तो उस समय एक अधिकारों की मांग की गई थी कि हमें स्वतंत्र एक ऐसा वो चाहिए था, एक स्टेटस चाहिए था कि हम अपना शासन स्वयं कर सकें। आज़ादी की, पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं की जा रही थी। तो उसमें लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी, उनको मारा गया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय जेल में लाहौर में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, उनको भी उसी दौरान फांसी की सज़ा हुई थी। तो इन सब चीज़ों से एक जन आंदोलन खड़ा हो गया और हमारे देश में जो प्रथम बार पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, वो 1929 दिसंबर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की और उसकी मांग 26 जनवरी 1930 से उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग अपनी आज़ादी मनाएंगे, हम अपना पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, ये स्टेटस हमको दिया जाए। उससे पहले कभी पूर्ण स्वराज की भी मांग नहीं की गई भारतीयों की तरफ से। केवल क्या मांगा जाता था, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक डोमिनियन स्टेटस मांगा जाता है। डोमिनियन क्या होता है? एक उपनिवेश साम्राज्य, एक ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हम अपना राज्य मांगते थे। जैसे एक कॉलोनी होती है, एक उसमें चेयरमैन होता है, उसके ऊपर एक राजा होता है, तो इस तरह का एक स्टेटस हम मांगते थे, अपना राज्य नहीं मांगते थे। मतलब वो एक उत्तराधिकारी के रूप में होता था, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लोकतंत्र में क्या होता है, एक गणतंत्र में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, राष्ट्रपति बनता है तो वही राष्ट्रपति, उसके परिवार का कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, उससे अलग ही कोई बनेगा। तो इस तरीके का एक स्टेटस हमारा मांगा गया पूर्ण स्वराज का 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। चाहते तो हम उस दिन भी लागू कर सकते थे, परंतु 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया।
तो ये 26 जनवरी हम इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, और इस संविधान को लागू करने में जिन महानुभाव का सबसे बड़ा योगदान है उन सब के बारे में आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने, जो कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कितने ही संविधानों का अध्ययन किया, जो उन्होंने इस प्रारूप को तैयार किया और सब नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए भारतीय संविधान को लागू कराया। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको डॉक्टर अंबेडकर के भी बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन कठिनाइयों में वो अपना अध्ययन जारी किया, अपने आप योग्यता प्राप्त की, अपने समाज को किस तरीके से उन्होंने लाभान्वित किया, कैसे भारत को लाभान्वित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय हमारे देश में और विदेशों में भी हर रूप में कुछ बुराइयां उपस्थित थी। हमारे देश में भी छुआछूत का, अस्पृश्यता का बहुत बड़ा एक समाज में एक बुराई थी, एक खराबी थी। दूसरे देशों में भी थी, किसी में दास प्रथा थी, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था। ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में था, लेकिन हमारे देश में अस्पृश्यता एक अभिशाप के रूप में फैली हुई थी, और उस समय छोटी जातियों को, दलितों को स्कूल में पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। आज जिस तरीके से आप लोग समाज में बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे के पास में बैठे हैं, इस प्रकार से बैठने का कोई अधिकार उस समय नहीं था। लेकिन भीमराव जी एक अच्छे परिवार में से थे, तो उनके फादर जो थे वो भी इसमें ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के रैंक पे थे, और सूबेदार का रैंक एक बहुत अच्छा रैंक होता है। तो उनको उसमें एक अच्छे पद पे होने के नाते उनको एक स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन स्कूल में एडमिशन मिल गया तो वो जो बच्चे थे वहाँ पे, वो भी अपने अपने घर, बच्चे सब अच्छे थे, लेकिन अपने अपने घर से जब आते थे उनको पता था कि ये अछूत हैं, इनके साथ नहीं बैठना था। तो उनको कोने में, उस समय ये आज की तरह कुर्सियाँ नहीं होती थी कि कुर्सियों पे बैठे, टाट पट्टी ही होती थी, वो टाट पट्टी पर बैठे, लेकिन उनको सबसे कोने में अलग से बैठाया गया। और उनकी माँ ने उनको कह दिया था, बेटा लेकिन आप, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार भी होगा, सब बातें होंगी, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तब वो भीमराव अंबेडकर बने। तो उनके साथ उनको खाना भी बैठता था तो वो दीवार के साथ मुंह करके एक तरफ बैठ के खाना खाते थे। अन्य बच्चे चाहते थे, लेकिन बच्चों को एक घर से ही एक माहौल होता है, उसमें हिदायत थी कि आप उनके साथ नहीं बैठेंगे, अलग बैठेंगे। पानी भी उनको दूर से चपरासी पिलाता था, अगर चपरासी नहीं आया तो उनको पानी नहीं मिलता था। तो उन्होंने भी ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, और व्यवस्था ये थी कि जो क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वो आगे बैठेगा। लेकिन भीमराव जी के साथ ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। सबसे ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया गया। तो इसी परिस्थितियों को झेलते हुए, लेकिन उनकी प्रतिभा को, एक उनके टीचर थे अर्जुन अंबेडकर, उन्होंने पहचाना उनको, और वो उनकी खूब अच्छी सहायता करते थे। उसके बाद उनका बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ पर उनको एक कैलुस्कर गुरुजी मिले, उन्होंने भी उनको काफ़ी, उन्होंने सबसे ज़्यादा सहायता उन्होंने ही की। उन्होंने उसे एक बुद्ध की किताब दी, उससे उनका जीवन सारा बदल गया। और उनको ये आपके बड़ौदा के एक राजा थे सयाजी राव गायकवाड़, उनसे मिलवाया, उनसे स्कॉलरशिप दिलवाई, और वहाँ से उन्होंने कोलंबिया गए। और बच्चों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक एक पीएचडी करने में लोगों के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने 4-4, 5-5 सब्जेक्टों में उन्होंने पीएचडी की। इकोनॉमिक्स में वो अकेले पीएचडी थे जिन्होंने उस समय अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उसके बाद
हाँ हाँ वो भी कराना हूँ, इसके बाद कराता हूँ इसके बाद। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में परिचित हो सकता है, लेकिन आप बच्चों के काम की बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की और उस पढ़ाई को आपको करना है। तो उनके कठिन जीवन से उन्होंने जिस तरीके से उपलब्धियां प्राप्त की, आपको भी उसी से प्रेरणा लेते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने 21-21 घंटे तक पढ़ाई की। तो आप लोग हम आपसे भी, बच्चों से भी अपेक्षा करते हैं कि अपने उस कार्य में मेहनत करें। थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा और हमारे साथ में हमारे जो है अतिथि महोदय भी आए हुए हैं। मैं अपने अध्यापकों के प्रति भी अपनी बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने विद्यालय में जिस तरीके से विकास कार्य को में अपना सहभागिता दी है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। कॉलेज में इतने कार्य हुए हैं, एक साल के अंदर मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था कि हम इतने कार्य कराने में इन अपने अध्यापकों, अपने प्रधानाचार्य, अपनी प्रबंध समिति के सहयोग से कार्य कर पाएंगे। अगर मैं कार्य की गिनती कराऊं आपसे तो ये हमारे 4 से लगा के 11 आखिर में जो कमरे हैं उनके ऊपर सारा फर्श टूटा हुआ था, उनके ऊपर जो छत थी पूरी टूटी हुई थी, पानी ऐसे धीरे धीरे सारा टपकता रहता था, बच्चों की किताबें खराब होती थी, फर्नीचर खराब होता था, पूरे छतों पे हमने फर्श ऊपर से उनकी मरम्मत करा के उनको ठीक कराया। साइंस की लैब, भूगोल की लैब, फिजिक्स की लैब, इनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारी चीज़ें, चाहे वो एपरेटस हो, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, सब हम लोगों ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। 3-3 लैब हमारे विद्यालय में हो गई हैं। और अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो हमारे विद्यालय में, मैं इसके लिए हमारे अध्यापक लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। 150 बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उनके लिए फर्नीचर इकट्ठा करना, उनके लिए साजो सामान की व्यवस्था करना, ये सब हमारे विद्यालय के अध्यापकों का, हमारे प्रबंध समिति का, हमारे प्रधानाचार्य का, इन सब का बड़ा योगदान है। आगे में हमारे ये आप जितना डेवलप हुआ आप देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं आप लोग, ये सब नया ऑफिस तैयार हुआ है, उसमें फर्नीचर नया तैयार हुआ है, मेज़ें तैयार हुई हैं। साइंस की सारी उपलब्धियां हम लोगों ने प्राप्त कर ली हैं। और हमारे विद्यालय में इसी वजह से, यही कारण है कि बाहर से बच्चों का आना अब शुरू हुआ है। इसके लिए सारा विद्यालय का प्रशासन बधाई का पात्र है। मैं थोड़ी सी अपने जो क्षेत्र के प्रधान हैं, मैंने उनसे भी एक थोड़ी सी अपने उसमें डिमांड रखी थी कि हमारे विद्यालय का थोड़ा सा सहयोग करें। हम लोगों ने ये जो सब इसमें किया है, ये सब कुछ प्रबंध समिति के सहयोग से हुआ, क्योंकि विद्यालय के प्रबंध से हुआ है। तो मैं अपेक्षा करूंगा अपने प्रधान जी से भी कि वो हमारे विद्यालय में थोड़ा सा सहयोग करने का हमें आश्वासन दे। मैं ये उनसे उम्मीद करता हूं। और इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को, कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूं, विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं